गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटिंग की आज क्लास नंबर 35 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 यूनिट कोस्टिंग वाला। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लासेस के अंदर सॉल्व किए थे क्वेश्चन। मैंने कहा भी था उन सारे क्वेश्चंस को आप एक एक बार वापस से अच्छे से देखिए, सॉल्व करिए। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए बुक के अंदर पेज नंबर 8.61 पर आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विवरण से आपको मई 2015 में उत्पादित ईंटों के लिए एक लागत सूची बनानी है। ब्रिक्स का प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं, आपको कोस्ट शीट बनानी है। इसमें आपको पर यूनिट कोस्ट और पर यूनिट प्रॉफिट दोनों चीज़ें शो करनी है। आपको क्या क्या दिखाना है, पर यूनिट कोस्ट कैसे रही है, मतलब वही पर यूनिट कोस्ट का जो कॉलम हम बना रहे हैं कोस्ट शीट के अंदर, और पर यूनिट प्रॉफिट भी दिखाना है। यहाँ आपको यूनिट्स के बारे में बोल रहे हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1000 ब्रिक्स। इस तरीके से मानते हुए आपको काम करना है कि एक यूनिट में 1000 ईंटें हैं। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशंस क्या गिवन है स्टूडेंट्स। मटेरियल्स गिवन है आपको, कॉल और स्टोर्स। दो तरीके के मटेरियल आपको दे रखे हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो दोनों मटेरियल है। 63,000 प्लस 30,000, टोटल मटेरियल 93,000। रॉयल्टी दे रखा है, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है ना, बिल्कुल रॉयल्टी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है 11,000। लेबर कोस्ट आपको दे रखा है ब्रिक्स मेकिंग का और सैंड डिगिंग का, दोनों ही हमारी लेबर्स है। टोटल 1,30,000 की हमारी क्या हो जाएगी, लेबर कोस्ट हो जाएगी। स्टॉक आपको ओपनिंग दे रखा है 2 लाख ब्रिक्स और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6 लाख ब्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ईंटें बता रखी है कि इतनी 2 लाख और 7 लाख। हमें आगे ही बता रखा था कि एक यूनिट मतलब 1000 ईंट। तो आपको अगर यूनिट वाइज आपको पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि आपको पर यूनिट कोस्ट फाइंड आउट करनी है, तो यूनिट्स हमें कितनी माननी है, यूनिट्स कितनी माननी है यहाँ पर 2 लाख ईंटों का मतलब सिर्फ 200 यूनिट्स। कितना हुआ, 2 लाख ईंटों का मतलब कितना हुआ है 200 यूनिट, और 6 लाख ईंटों का मतलब हुआ है 600 यूनिट्स। समझ में आ रही है ये चीज़, क्लियर। तो हमें यूनिट वाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि हमें जो कोस्ट शीट बनानी है वो यूनिट वाइज बनानी है। ओके, आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि 74 लाख ब्रिक्स वर मैन्युफैक्चर्ड। आपने इस महीने के अंदर 74 लाख ईंटें उत्पादित की है। 74 लाख ईंटों का उत्पादन हुआ है, दैट मीन्स यूनिट्स कितनी हो गई स्टूडेंट, 7400। जस्ट 7400 यूनिट्स का हमारा प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और 55 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 70 लाख ईंटें बेची गई, यानी कि सेल आपकी हुई है 7000 यूनिट्स का। और किस रेट पर, 55 पर यूनिट के हिसाब से 7000 यूनिट्स आपकी सेल आउट हो गई। चलिए अच्छी बात है। आगे बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कारखाना उपरिव्यय यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड मूल लागत प्राइम कोस्ट पर 25%, प्राइम कोस्ट निकालेंगे ना उसका 25% फैक्ट्री कोस्ट, और ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कोस्ट का 10%। ठीक है, स्टॉक का मूल्यांकन प्रति 1000 इकाई ईंटों के हिसाब से उसी दर पर किया गया जिस पर कि मई 2015 के माह में उत्पादन हुआ। दैट मीन्स स्टॉक का वैल्यूएशन आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर करना। और ये लाइन नहीं भी बोलते तो भी इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन हम हमारे स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही करते हैं। और इन्होंने बोल भी दिया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ें समझ लीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको प्रोडक्शन गिवन है 7400 यूनिट्स। यूनिट्स में अब मैं लिख रही हूँ 74 लाख ईंटें हैं, उनको 1000 से डिवाइड करो ना, क्योंकि एक यूनिट का मतलब 1000 ईंटें, तो 7400 यूनिट्स। सेल्स गिवन है 7000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 200 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 600 यूनिट्स। ओके, समझ में आ गई चीज़। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है, इनके बेसिस पे अब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट या कोस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कोस्ट शीट बनाना। वही 2 कॉलम सिंपल से, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कोस्ट शीट हम प्रिपेयर करते हैं। चलिए अमाउंट कोस्ट पर
यूनिट। करें स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए मटेरियल की। तो मटेरियल्स हमारे पास दो तरीके से दिया हुआ है, कोल का मटेरियल है कुछ और कुछ स्टोर्स है अदर। तो चलिए दोनों लिख देते हैं यहाँ पर। डायरेक्ट मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया है, कुछ कॉल है कुछ स्टोर्स है। ये है 63,000, ये है 30,000, टोटल हमारा 93,000। चलिए इस 93,000 को डिवाइड कर दे अपने प्रोडक्शन से। ध्यान रखिएगा कोस्ट शीट के अंदर सारी चीज़ें किससे डिवाइड होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन कितना 7400 यूनिट्स। तो इसी से हमें सब कुछ क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। चलिए 93,000 को 7400 से हम डिवाइड करें, ये आता है 12.568। क्लियर? ओके नेक्स्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। चलिए लेबर के अंदर भी हमारी दो दे रखा है, ब्रिक्स मेकिंग का अलग दे रखा है, सैंड डिगिंग का अलग दे रखा है। ब्रिक्स मेकिंग और सैंड डिगिंग ये दे रखा है 1 लाख और ये 30,000। चलिए ऐड करते जाते हैं दोनों को। ये हमारे पास टोटल 1,30,000 की वेजेस आ गई। इसको डिवाइड कर देंगे अगेन किससे, 1,30,000 को 7400 से 17.568। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक ही एक्सपेंडिचर गिवन है और वो है रॉयल्टी। लिख देते हैं। चलिए रॉयल्टी हमें दे रखी है स्टूडेंट्स 11,000 रुपये। इस 11,000 को डिवाइड कर दो किससे, 7400 से, ये आ गया 1.486 और ये हमारी क्या आ गई, प्राइम कोस्ट। तो यहाँ हम लिख देंगे इसे प्राइम। चलो ऐड कर दो सबको। ये हमारी प्राइम कोस्ट आ गई रुपीज़ 2,34,000 पर यूनिट निकालनी है। इसको डिवाइड कर देते हैं 7400 से 31.622। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ हम ऐड करते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें रेट दे रखी है 25% ऑन प्राइम कोस्ट। $2,34,000 का 25% 58,500 और पर यूनिट इसको निकाल लें। तो इसको डिवाइड करते स्टूडेंट 7400 से, ये आ जाएगी हमारी फैक्ट्री कोस्ट 2,34,000 प्लस 58,500 2,92,500 और इसे हम वापस से डिवाइड करेंगे 7400 से, तो 39.527 ये हमारी क्या आ गई, फैक्ट्री कोस्ट पर यूनिट। क्लियर? इसके बाद ऐड करते हैं हम अपना ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड क्या बोला गया है, ऑफिस ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन है। ऑफिस ओवरहेड इज 10% ऑफ फैक्ट्री कोस्ट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे ही किया जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। चलिए ऐड कर देते हैं। इसमें हम डिवाइड कर देंगे इसको भी किससे, 7400 से 43.48। ओके अब यहाँ फाइनली हम एडजस्टमेंट करेंगे अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का। चलिए ओपनिंग स्टॉक को तो क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितनी यूनिट्स है स्टूडेंट्स, 200 यूनिट्स। किस कॉस्ट पर वैल्यूएशन करना है, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन पर मतलब कि 43.48 पर यूनिट, और इसी तरह यहाँ से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और रेट उसी हिसाब से लगेगी ना 600 यूनिट्स, और रेट वही 43.48। चलिए 200 इंटू 43.48 8696, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 600 इंटू 43.48 26088। ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट, क्योंकि कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है नहीं, इसे हम कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। यही हमारी अभी टोटल कॉस्ट है। ₹3,04,358 पर यूनिट देखनी है कॉस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फाइनली हमें अपना क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, और हमें अपनी सेल्स दिखानी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट की नहीं, सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको सेल्स के बारे में बताया गया है कि आपने 55 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 7000 यूनिट्स को सेल आउट किया। तो अब यहाँ हम लिख दें सेल्स क्या है, 55 के हिसाब से 7000 यूनिट्स की सेल हुई है। तो ये कितना आ जाएगा, 3,85,000 पर यूनिट 55, और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो चलिए 3,85,000 माइनस, तो ये हमारा आ गया 80,642 रुपीज़, और पर यूनिट अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट सेल से, ये आ गया 11.52। यहाँ कॉस्ट कौन सी आएगी, तो सेम ही रहती है 43.48, क्योंकि याद रखिए कि जैसे ही ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हुआ, अब आगे आने वाली सारी चीज़ों के लिए पर यूनिट कॉस्ट अगर निकालनी है, पर यूनिट डेटा अगर आपको चाहिए, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, जितनी आपने सेल की है ना, उन यूनिट से डिवाइड करेंगे। कंसेप्ट भी यही कहता है ना कि यहाँ तक हम जो लिख रहे हैं वो खर्चे लिख रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमारा कितना कितना खर्चा हुआ, तो इस टाइम पीरियड में कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है उससे डिवाइड करो। इसके बाद यहाँ हमने ओपनिंग जोड़ दी, क्लोजिंग घटा दी, तो ये जो बची है वो सिर्फ सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, सेल के लिए तो बचा है। आपने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो जो बचता है वो क्या है, सेल है ना। तो बस यही हुआ है। अब जो चीज़ें बच रही है वो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स के रिलेशन में है, इसलिए अब इन सबको नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड से, तो यहाँ पे 3,04,358 को जब डिवाइड करना है ना 7,000 से डिवाइड करेंगे, कॉस्ट वही आएगी 43.48। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस ये एक छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंट था, ये भी कुछ टफ तो था नहीं। यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन थी कि भाई एक यूनिट का मतलब 1000 ईंटें, तो उस हिसाब से हमने यूनिट्स में सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आई है। प्रोडक्शन के यूनिट्स सबसे डिवाइड किया है, सेल्स फाइनल हमारी सेल्स की अमाउंट निकाली, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स के हिसाब से एडजस्टमेंट हुआ है यहाँ पर, तो इस तरीके से करना है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं चलिए। एक उद्योग में प्लास्टिक की 3 प्रकार की वस्तुएं रॉयल, ब्लू और येलो, इनका निर्माण किया जाता है, रॉयल, ब्लू और येलो। ओके। कारखाने में उचित लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं जिनमें प्रत्येक प्रकार की वस्तु के संबंध में सामग्री और श्रम को वास्तविक लागत पर चार्ज किया जाता है। ओके, आपके मटेरियल, लेबर, एक्चुअल कॉस्ट पर आने वाले, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड आपकी लेबर कॉस्ट का 75%, ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 10%। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड की इन्फॉर्मेशंस भी गिवन है। निम्नलिखित सूचना से आपको प्रति वस्तु लाभ दिखाते हुए एक विवरण पत्र बनाना है। पर यूनिट कॉस्ट आपको शो करना है और आपको एक विवरण पत्र बनाना है, यानी कि कॉस्ट शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। चलिए, इन्फॉर्मेशंस क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर फिनिश्ड आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, आपने एक यूनिट पर कितना कॉस्ट मटेरियल का चार्ज करना है, तो रॉयल में 10, ब्लू में 12 और येलो में 50। इसी तरह एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर पर फिनिश्ड आर्टिकल भी गिवन है। ओके,
सेल प्राइस पर आर्टिकल कि आपने कितने में सेल आउट किया है वो गिवन है तीनों के लिए अलग अलग। नंबर ऑफ फिनिश्ड आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड, आपको बता रहे हैं कि आपने टोटल कितने यूनिट्स बनाए हैं, कितने, तो रॉयल में 1000, ब्लू में 1200, येलो के 1500 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, कितने बेचे हैं वो भी बता रखे हैं। स्टूडेंट्स देखिए ओपनिंग स्टॉक तो कुछ गिवन है नहीं, आपको सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो आपने रॉयल की जैसे 1000 यूनिट्स बनाई और उसमें से 950 को सेल आउट कर दिया, रिमेनिंग 50 क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल है ना कि आपने 1000 यूनिट बना के 950 बेच दी, तो बची हुई 50 आपके पास अभी भी एज योर क्लोजिंग स्टॉक होगी ही होगी, उनको हमें एडजस्ट करना होगा, करेंगे। देखिए पर यूनिट कॉस्ट आपको पूछा नहीं है, आपको सिर्फ पर यूनिट प्रॉफिट बताना। तो पर यूनिट प्रॉफिट तो हम लास्ट में भी बता सकते हैं। तो हमें अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें हमें पर यूनिट के लिए अलग से कॉलम बनाने की नीड नहीं, सिर्फ 3 कॉलम्स बनाएंगे, रॉयल, ब्लू और येलो। चलिए नाउ 3 कॉलम्स, सिर्फ 3 ही कॉलम बनाने हैं, रॉयल, ब्लू, येलो। करें स्टार्ट। देखिए सबसे पहली चीज कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें गिवन है तीनों के अंदर, यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। देखिए स्टूडेंट्स रॉयल में आपको बोला गया है आपने पर यूनिट 10 के हिसाब से मटेरियल चार्ज किया है और आपने 1000 यूनिट्स बनाई। वर्किंग नोट बना दूँ मैं एक बार आप लोगों के लिए, डायरेक्ट मटेरियल रॉयल, ब्लू और येलो तीनों के लिए करेंगे 10 × 1000, यही होगा ना, 10 रुपये के हिसाब से 1000 यूनिट्स पर। इसी तरह ब्लू में 12 × 1200, क्योंकि 12 रुपये के हिसाब से 1200 यूनिट्स यानी कि 14,400 रुपये। इसी तरह आपके जो येलो है उसमें बोला गया है आपको 15 के हिसाब से 1500 यूनिट्स पर 22,500। चलिए लिख देते हैं। क्लियर। अब इसके बाद लेबर देखते हैं। लेबर के बारे में भी इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर आपको गिवन है, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। नोट बना लेते हैं इसके लिए भी, वही तीनों हमारे रॉयल, ब्लू एंड येलो। कितना कितना दे रखा है लेबर, देखिए 8 रुपये दे रखा है रॉयल के लिए, तो 8 1000 यूनिट्स पर यानी कि 8000 रुपये। इसी तरह जो ब्लू है हमारा प्रोडक्ट उसके लिए दे रखा है 1200 यूनिट्स यानी कि 10,800। इसी तरह जो हमारा प्रोडक्ट है येलो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ लेबर दे रखा है 10, तो 10 पर यूनिट और यूनिट्स कितनी है 1500, ये हो गया 15,000। चलिए इसको भी लिख देते हैं 15,000, 10,800 एंड 8,000। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दोनों हो गए, एक्सपेंसेस है नहीं, यही हमारी प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आगे हम लिखेंगे अपने फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री कॉस्ट के लिए आप वर्क्स ओवरहेड के लिए आपका इन्फॉर्मेशन है 75% ऑफ वेजेस। यहाँ हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 75% ऑफ वेजेस। वेजेस आपकी गिवन है 18,000, इसका 75% सॉरी वेजेस है 8,000, इसका 75%, ये 6,000। इसी तरह 10,800 का 75%, 8,100। 15,000 का 11,250। ये हमारी क्या आ जाएगी फैक्ट्री
अब इसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे अपने ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स के लिए बोला है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। बिल्कुल, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ ऐड करते हैं। ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट 24,000, 10%, 10%, 10%, ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए ऐड कर देते हैं 26,400, 36,600, इसको ऐड कर देते 48,750 में। चलिए इस वेट ओके 36,630। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम अपने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स करते हैं। ओपनिंग स्टॉक की तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ज़रूर बनेगा। कैसे? तो हमें सेल्स और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ही होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स तो हम निकाल सकते हैं आराम से। क्लोजिंग स्टॉक रॉयल ब्लू येलो, रॉयल में 1000 यूनिट्स माइनस 950, 50 यूनिट्स। ब्लू में आपने 1500 यूनिट्स बनाई, यहाँ पे 1200 यूनिट्स बनाई। येलो में आपने 1500 यूनिट्स बनाई। सेल यहाँ पे कितनी कितनी दे रखी है? 1000 और 1200 की। 1000 दैट मीन्स 200 यूनिट्स, 1200 मीन्स 300 यूनिट्स। ये तो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई क्लोजिंग स्टॉक की। अब यहाँ पे हमें वैल्यूएशन करना है। यहाँ से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? लेस करते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक को। लेस तो करेंगे, लेकिन यूनिट्स को थोड़े ना लेस किया जाता है। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किया जाता है। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? रॉयल सबसे पहले आते हैं हमारे रॉयल प्रोडक्ट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स 26,400 पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे पहले तो 26,400 कितनी यूनिट्स की कॉस्ट? 1000 यूनिट्स की। तो 50 यूनिट्स की क्लोजिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट कितनी हो जाए? समझ में आ रही है? मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे ये कॉलम्स नहीं है, इसके बाद में हम पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम बना रहे हैं, तो हम क्या करते थे? इसी के जस्ट पास में पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम 1000 से डिवाइड करते, तो यहाँ 26.4 हमारे पास होता है, उससे हम अपने 50 को मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ भी यही तो कर रहे हैं, 26.4 से 50 को मल्टीप्लाई करना। इसी तरह सेकेंड हमारा प्रोडक्ट है ब्लू, तो 36,630 कॉस्ट हमारी कितनी यूनिट्स? 12,000 यूनिट्स की। तो 200 यूनिट्स के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा? सेम इसी तरीके से येलो 52,625 यूनिट्स रुपीज़ की कॉस्ट है 1500 यूनिट्स पर, तो 300 यूनिट्स की क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा? यहाँ से हमारे पास जैसे 26.4 इंटू 50 1320 रुपये। इसी तरह ब्लू के लिए भी करेंगे। हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट ब्लू के लिए 6,105। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट येलो के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी टोटल कि आपने किस तरीके से वैल्यूएशन करना है। समझ में आ रही है ना ये चीज़? 10,725। तो बस इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख देते हैं। रॉयल में हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1320 रुपये, ब्लू के लिए 6,105 और येलो में 10,725। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? देखिए माइनस कर देते हैं हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को 25,080। इसी तरह हमारे सेकंड प्रोडक्ट ब्लू के लिए भी निकाल लेते हैं। 36,630 में से माइनस कर देते हैं 6105 को, और प्रोडक्ट येलो के लिए भी
10,725, 42,900। क्लियर। और ये हमारे पास आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स। और अब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर सेल्स की, कि आपने किस तरीके से सेल किया है, सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल दे रखा है और नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड भी दे रखे हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लिख देंगे सेल्स और डिफरेंस विल बी आवर प्रॉफिट और लॉस। तो सेल के लिए इन्फॉर्मेशन है, देखिए रॉयल के लिए आपको बोल रहे हैं 30.8 के हिसाब से बेचे, यही लिख रही हूँ, देखिए जैसे 30.80 के हिसाब से 950 यूनिट्स। इसी तरह ब्लू के लिए आपको बोला है 35.3 के हिसाब से आपने सेल आउट करी है 1000 यूनिट्स। और इसी तरह येलो में आपने 40 पर यूनिट के हिसाब से सेल आउट करी है 1200 यूनिट्स। चलिए तो सेल्स लिख देते हैं 30.80 इंटू आपने सेल आउट करी है 950 यूनिट्स, 29,260, यह आ जाएगी 35300, 48,000। देखिए डिफरेंस, देखिए हमारी कॉस्ट कम है, सेल्स प्राइस ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट। डिफरेंस निकाल लेते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा 29,260 माइनस 25,080, 4,180। इसी तरह ब्लू प्रोडक्ट के लिए भी 4775 और हमारे लास्ट प्रोडक्ट येलो के लिए भी 5100। ये हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। स्टेटमेंट तो हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा हुआ है पर यूनिट प्रॉफिट। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट पर यूनिट आपको बताना है, पर यूनिट सोल्ड आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये वर्किंग नोट में यहाँ से हटा रही हूँ, यहीं पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट पर आर्टिकल सॉल्ड ये पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। रॉयल के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह प्रोडक्ट ब्लू के लिए भी देखेंगे और प्रोडक्ट येलो के लिए भी देखेंगे। देखिए रॉयल में आपने कितने आर्टिकल सेल आउट करे हैं, 950, और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है 4180 का। इसी तरह यहाँ आपको ब्लू में प्रॉफिट है 4775 का और आपने सेल आउट करी है 1000 यूनिट्स। इसी तरह यहाँ प्रॉफिट है 5100 का और आपने सेल आउट करी है 1200 यूनिट्स। पर आर्टिकल आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 4.4, 4.775, 5100 डिवाइडेड बाय 1200, 4.25। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आ गई चीज़ समझ में स्टूडेंट्स? तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सल्यूशन क्लियर एकदम 100%। बस चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। देखिए बुक के अंदर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9। सिग्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 2 साइज़ की मशीन बना रही है। मशीन के साइज़ ए एंड साइज़ बी। फाइन 30 सितंबर 2015 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े हैं। कुछ डेटास आपको गिवन है। 30 सितंबर को जो आपका क्या क्या गिवन है देखिए डेटा में, साइज़ ए और साइज़ बी को आपको गिवन है। प्रोडक्शन दे रखा है, सेल्स दे रखी है यूनिट्स में। प्रोडक्शन और सेल्स के बीच का डिफरेंस स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक। वेजेस दे रखी है, वेजेस कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। आगे बोल रहे हैं कि लेबर और मटेरियल के अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब फैक्ट्री ओवरहेड माने जाते हैं। ठीक है। सेलिंग प्राइस का निर्धारण करते समय, मतलब सेलिंग प्राइस फिक्स करते टाइम यह अनुमान लगाया गया कि फैक्ट्री ओवरहेड लेबर का 50%, फैक्ट्री ओवरहेड विल बी 50% ऑफ आवर वेजेस। ओके। और ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 33.33%। देन फैक्ट्री कॉस्ट का 33.33% के हिसाब से हम अपना ऑफिस ओवरहेड लिख देंगे। सिंपल। अवधि के अंत में निर्मित माल का स्टॉक कारखाना लागत पर मूल्यांकित किया जाएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द क्लोज ऑफ द पीरियड इज वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट पर आपको वैल्यूएशन करना है अपने क्लोजिंग स्टॉक का। दैट मीन्स अभी जैसे हमने किया ना
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, ऐसा नहीं चलेगा। अब हमें करना क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्लोजिंग स्टॉक लेस करना, फिर वो हमारी एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। समझ में आ रही है चीज़? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बोल दिया ना क्लियरली, आपको फैक्ट्री कॉस्ट पर वैल्यूएशन करना है क्लोजिंग स्टॉक का। चलिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ में ही हमें एडजस्टमेंट करना हमारी क्लोजिंग स्टॉक का। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको करना ऊपरी व्यय के उपयुक्त प्रतिशतों के आधार पर प्रति इकाई लागत और लाभ की राशि, आपको टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शो करना, पर यूनिट कॉस्ट बतानी है। दोनों साइज के हमारे जो कंपोनेंट्स है, साइज ए साइज बी, दोनों के लिए आपको पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है और फाइनली आपको टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। चलिए, सिंपल ही है हमारा क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ इतना आ रहा है कि अभी तक हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एडजस्ट करते हैं, उसका एडजस्टमेंट वहीं पर कर रहे हैं। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है ना स्टूडेंट्स, वो करना है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट के साथ। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वही पर यूनिट कॉस्ट टोटल दोनों कॉलम से बनानी है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट शीट। चलिए, साइज ए साइज बी दोनों में, फिर दो कॉलम्स, यहाँ साइज ए, यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर यूनिट आएगी अमाउंट्स, ये साइज बी के लिए यहाँ अमाउंट, यहाँ पर यूनिट। का स्टार्ट। सबसे पहले लिख दे मटीरियल, मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से गिवन है। चलिए, सबसे पहले डायरेक्ट मटीरियल, वैसे इन चीज़ों को वर्किंग नोट में दिखाने की वैसे नीड नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली देख सकते हैं ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक यूनिट पर 15 रुपये का मटेरियल चार्ज होता है और आपने 125 यूनिट्स बनाई है, तो 15 × 125 सीधे ही कर दो, कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब भी इन ऐसी चीज़ों के लिए कोई वर्किंग नोट बनाने की ऐसी नीड नहीं है। डायरेक्ट मटीरियल जैसे ए और बी, ए में 15 × 125, बी में आपको बोल रहे हैं पर यूनिट 12 का है और आपकी यूनिट्स कितनी है 400, तो 12 × 400, तो ये तो हो गया जैसे रुपीज़ 4800। ये करते थे 15 × 125 1875, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ मटीरियल 1875 पर यूनिट 15, इसी तरह 4800 और पर यूनिट हो गया 12। सिंपल। अब इसके बाद डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, तो वेजेस कॉस्ट पर यूनिट में आपको गिवन है 40 और 30, 40 30 डायरेक्ट वेजेस ठीक है। 5000 और 12000 ये हमारी लेबर की कॉस्ट हो गई। अब इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो चलिए ये सीधा हमारा प्राइम को 6875 और इसी तरह 16800। क्लियर। अब इसके बाद ऐड करते हैं हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स की आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 50% ऑफ वेजेस। फाइन, यहाँ हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस, 5000 का 50% 2500, इसी तरह यहाँ पे 6000, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद आगे हम करते हैं वैसे जनरली हमारे ऑफिस ओवरहेड को ऐड, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि ऑफिस ओवरहेड ऐड करने से पहले हमें एडजस्टमेंट करना है क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया
कि वर्क्स कॉस्ट पर या फैक्ट्री कॉस्ट पर ही आपके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। यहाँ से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कैसे, कितनी कितनी यूनिट्स, देखिए प्रोडक्ट ए के लिए, साइज ए के लिए 125 माइनस 125 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक कैसे हो जाएगा 5 × 75। इसी तरह प्रोडक्ट बी या साइज बी के लिए 400 में से 360 आपकी सेल आउट होगी तो 40 यूनिट्स 57 की कॉस्ट पर, ये आपका वैल्यूएशन हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का 5 × 75 375। इसी तरह 57 × 40 2280। चलिए अब हमारे पास आ जाएगी क्या, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हम क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी तरह ये क्या हो जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माइनस करेंगे ना 9000। यहाँ अब हम जिन चीज़ों को डिवाइड करने वाले हैं किससे करते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, यानी कि 120 से इसको डिवाइड करेंगे, अगेन 75 आएगा। इसी तरह 22,800 माइनस 2280 तो ये आएगा 20,520। इसको आप डिवाइड करिए 360 से, अगेन 57 आएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न, कुछ नहीं ना, बिल्कुल सिंपल था। बाद में नहीं, पहले एडजस्टमेंट कर लिया। ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब यहाँ हम ऐड करते हैं हमारे ऑफिस ओवरहेड्स। तो ऑफिस ओवरहेड्स की इन्फॉर्मेशन कैसे गिवन है, तो ऑफिस ओवरहेड के लिए बोला है ऑफिस ओवरहेड 33.33% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये तो 3000 हो जाएगा जैसे 25। इसी तरह 20,520 का 33.333% ये आ जाता है 6840। 57 से डिवाइड कर लो, ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल कॉस्ट जो भी कहिए यही कुछ है टोटल कॉस्ट, क्योंकि कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरहेड तो है नहीं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी, ऐड कर देते हैं। $27,360। चलिए आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है सेलिंग प्राइस की। आपको सेल्स के बारे में बताया गया है कि पर यूनिट आपने किस तरीके से सेल किया है, 125 के हिसाब से साइज़ ए के प्रोडक्ट्स को और ₹90 के हिसाब से साइज़ बी पे। तो यहाँ हम सेल्स लिखते पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले सेल्स लिखे फिर भी प्रॉफिट लिखा जा सकता है। देखिए प्रोडक्ट ए जो आपका है वो कैसे सेल हुआ है, 120 यूनिट्स 125 के हिसाब से, और प्रोडक्ट बी आपका 360 यूनिट्स ₹90 के हिसाब से। 120 × 125 तो ये हमारी सेल्स हो गई 15,000, पर यूनिट 125। इसी तरह प्रोडक्ट बी में 360 × 90 32,400, ये 90 के हिसाब से। डिफरेंस विल बी आर प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल्स के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट 3,000 पर यूनिट 25। इसी तरह यहाँ पर यूनिट तो 14 आ जाएगा 5040। टोटल प्रॉफिट पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 3,000 साइज ए पर, 5,040 साइज बी पर, दैट मीन्स ₹8040 विल बी आर टोटल प्रॉफिट। समझ में आई चीज, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, एक ही पॉइंट यहाँ पर बाकी क्वेश्चन से अलग आया और वो ये था कि आपको क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है वो करना है अपनी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट के साथ। बाकी बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ये नोट्स मैंने पहले भी कहा बनाने की ऐसी कोई खास नीड नहीं है, आप लोगों को समझने के लिए, आप लोगों की ईजी रहे उसके लिए मैंने यहाँ पे बना दिए। एग्जाम में ये नोट्स बनाने की कहीं कोई नीड नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें इन्फॉर्मेशन थी, उसके बेसिस पे हमने वर्क किया। और ये बात हमेशा याद रखना कि जैसे ही क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो जाए, बाकी आने वाली चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना।
ठीक है, तो ये हमारी कोर्स शीट बन गई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किए हैं। आगे की क्लास में हम आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। होमवर्क मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं। जहाँ सेम क्वेश्चंस लगेंगे वहाँ हम आपको होमवर्क भी देंगे। चलिए, तो अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप सॉल्व करिए और ध्यान रखिए कि इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके बुक के अंदर आपके चैप्टर की थ्योरी के साथ इलस्ट्रेशंस गिवन होते हैं ना, एग्जांपल्स जिनको आप जनरली कहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करिए। बहुत से एडवांस्ड प्रोविजंस भी वहाँ पर होते हैं, कुछ एडवांस पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि क्वेश्चंस में ना कवर हो पाए, लेकिन इलस्ट्रेशन में अगर है उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व कर दूँगी। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से पढ़ते रहिए। देखिए, लगभग 50% सिलेबस हमारा हो चुका है पोस्ट अकाउंटिंग का, 50% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो अभी तक जो चैप्टर्स हमने पढ़े ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से रिलेटेड, वो तीनों जो कोस्ट के एलिमेंट्स थे उनसे रिलेटेड सब कुछ खत्म हो चुके हैं। तो उन चैप्टर्स को आप वापस पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि पिछले चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, उन्हें भी पढ़ना है और साथ में अब जो हम नए चैप्टर या नए क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। तो डेली बेसिस पे आप घर पर ही है, आराम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। पोस्ट अकाउंटिंग वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से घूम कर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके बुक में से ही आएंगे, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे तो कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंसेप्ट्स 100% क्लियर होने चाहिए, और वो क्लियर कब होंगे? जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल, मैं तो सारे क्वेश्चंस करवा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन में करवा रही हूँ, इलस्ट्रेशंस आप खुद कीजिए। इलस्ट्रेशन में आपको सोल्यूशन दे रखा होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ से देख लिया, नहीं, पहले अपनी नोटबुक में खुद से सॉल्व कीजिए। जहाँ अटक जाते हैं, जहाँ बस अब हो ही नहीं पा रहा है या फिर आपने कर लिया, तो आंसर मैच करिए। कहाँ मिस्टेक करिए उस चीज़ को देखिए, अगले क्वेश्चन में फिर से वो मिस्टेक ना हो इसकी कोशिश करें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको ईजी भी लगने लगेंगे। तो बस आज के लिए इनफ है, ये क्लास हमारी ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से स्टूडेंट्स अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक इन क्वेश्चंस को वापस कर रही हूँ, बार बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।